नमस्कार आप सभी को। मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके सामने एक नई क्लास में आज आया हूँ। चलिए आज पढ़ते हैं हम समय का मात्रक। समय के बारे में और समय का मात्रक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास कब तक चलेगी? ये क्लास कब तक चलेगी? यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो काल है उसका हम निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्लास कब तक चलेगी। इसी प्रकार हम कब सोएंगे, तो ये जो हम कहते हैं जब वहां पर एक शब्द आता है कब, तो जो कब का निर्धारण करने के लिए एक राशि मानी गई, भौतिक में एक राशि मानी गई, जिसको हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं, समय या काल कहते हैं। तो जो कब शब्द आता है जिसका हम कोई निर्धारण नहीं कर सकते, तो इसको निर्धारित करने के लिए हमने एक राशि को माना है जिसे हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। तो ये राशि जो है किसी भी काल के बारे में हमें बताती है, क्योंकि हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हमारी उम्र 21 वर्ष है। या फिर उसको दिन में बोलेंगे तो और कुछ बोलेंगे, या फिर उसको समय सेकंड में बोलेंगे तो और कुछ बोलेंगे, उसको कन्वर्ट करके बता देंगे। परंतु हमें कुछ ना कुछ तो उसके मात्रक के साथ बताना पड़ेगा कि हमारी उम्र इतनी है या इतनी है। तो वही चीज है कि काल को निर्धारित करने के लिए एक राशि मानी गई है, जिसको क्या कहते हैं? समय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। समय का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह सेकंड होता है। समय के वैसे तो बहुत सारे मात्रक हैं, परंतु जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सर्वमान्य मात्रक है वो क्या है? सेकंड है। तो एक सेकंड को किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, किस प्रकार से उसको माना गया है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि सौर दिवस, सौर दिवस मतलब क्या होता है? हमारा जो एक दिन और एक रात होता है, दोनों को मिला क्या कहते हैं? हम उसको सौर दिवस कहते हैं। एक दिन और एक रात दोनों को जब मिला देते हैं हम उसको क्या कहते हैं? हम सौर दिवस कहते हैं। तो हमने मध्याह्न, मध्याह्न मतलब बिल्कुल सूर्य सबसे ऊपर चमकता है, बिल्कुल लंबवत चमकता है हमारे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? हम मध्याह्न, मध्याह्न समय बोलते हैं। तो उस समय से लेकर दूसरे दिन के मध्याह्न समय तक, मतलब हम अभी की भाषा में बोले तो 12 बजे कहना चाहिए, जो मध्याह्न टाइम है उससे लेकर दूसरे दिन के मध्याह्न समय तक दोनों स्थितियों को लिया गया और उनके बीच में कितने पार्ट कर दिए गए, कितने भाग बना दिए गए? उनके बीच में 24 भाग बना दिए गए। तो क्या बन गए? 24 घंटे बन गए। ऐसे ही 24 भागों में एक भाग को क्या बोलते हैं? हम 1 घंटा बोलते हैं। अब उस एक भाग के कितने घंटे बनाए गए? 60। तो उसको क्या बोलते हैं? हम एक भाग को मिनट बोलते हैं। फिर 1 मिनट के कितने भाग बनाए गए? 60। उसको क्या बोलते हैं? हम सेकंड बोलते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम एक सौर दिवस को, एक सौर दिवस को सेकंड में बदलेंगे, एक सौर दिवस को, एक सौर दिवस में 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों को यदि हम सेकंड में बदलेंगे तो कितने सेकंड हो जाएंगे? देखते हैं यहाँ पर, एक सौर दिवस में 24 घंटे और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। जब इसको हम हल करते हैं कितना आएगा? 6 का 36, 3600 और ये जाएगा 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो जाएगा ये? देखते हैं यहाँ पर, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 3 चौके 12 बच गया, 1 3 दूना 6 और 1 7, हो जाएगा 4 6 और ये हो जाएगा हमारा 7 और 1 8 और ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, ये हो जाएगा 86,400। एक सौर दिवस में 86,400 सेकंड होते हैं। इसके हमने एक सौर दिवस के कितने भाग बनाए? 86,400 भाग बनाए। तो उन भागों में से जो एक भाग है उसको क्या माना गया है? 1 सेकंड माना गया है। 86,400 भागों में से जो एक भाग होता है उसको 1 सेकंड माना गया है। और आप जानते हैं कि 1 सेकंड कितना टाइम होता है? बिल्कुल टिक टिक जब घड़ी करती है तो जो 1 सेकंड का टाइम आपको पता है कितना होता है? तो वही जो है वो जो टाइम है वो कितना है? एक सौर दिवस का 1/86,400 भाग कहलाता है 1 सेकंड। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है? पृथ्वी के एक सौर दिवस के 1/86,400 भाग को 1 सेकंड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी सामान्य परिभाषा है सेकंड की, जो आमतौर पर यूज की जाती है, उपयोग की जाती है। परंतु हम देखते हैं पृथ्वी में जो है 24 घंटे का एक दिन होता है। यदि हम किसी और दूसरे ग्रह में जाएंगे, यदि हम किसी और दूसरे ग्रह या उपग्रह में जाएंगे
तो वहां पर जो दिन रात जो सौर दिवस जो होता है उसकी अवधि बदल जाती है। कहीं पे जो सौर दिवस है 27 घंटे का होता है, चंद्रमा पे सौर दिवस कितने घंटे का होता है? 27 घंटा 7 मिनट लगभग होता है। तो चंद्रमा पे जब हम जाएंगे जो सेकंड का मान है हमारे यहाँ, जो सेकंड का मान है उसका मान कैसा हो जाएगा? वहां बदल जाएगा। तो ये वाला जो हमारी परिभाषा है, ये परिभाषा जो है ये सिर्फ पृथ्वी में ही मान्य है। दूसरी जगह यदि हम जाते हैं तो फिर वो सेकंड की मान जो है वो चेंज हो जाता है और उसकी परिभाषा भी हमको चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक ऐसा तरीका ढूंढा कि हम सेकंड की एक ऐसी परिभाषा बनाए जिससे हम ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाए वो उसकी परिभाषा उससे ना बदले। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक आधुनिक परिभाषा बनाया था। तो वो परिभाषा क्या है उसको भी देख लेते हैं हम। वो जो परिभाषा है वो ये है, एक सेकंड वह समयांतर है जो कि सीजियम परमाणु की, सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के संक्रमण के संगत विकिरण की कंपन संख्या 9 करोड़, तो 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 होती है। ये थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की परिभाषा है क्योंकि ये बहुत ही परमाणु लेवल या परमाणु स्तर की हम जब बात करते हैं तो उसके आधार पर इसको बनाई गई है। और इससे जो इस परिभाषा के आधार पर जो घड़ी बनाई गई है उसको हम बोलते हैं परमाणु घड़ी या एटॉमिक क्लॉक। क्या बोलते हैं इसको हम? परमाणु घड़ी या एटॉमिक क्लॉक। तो ये जो परिभाषा है ये कुछ डिफिकल्ट टाइप की है। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, आपने पढ़ा होगा एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर कुछ मूल कण पाए जाते हैं और उन मूल कणों की संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं परमाणु संरचना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये परमाणु संरचना के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो नाभिक की जो पहली कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ दूसरी कक्षा में भी होंगे, ऐसी तीसरी कक्षा में भी होंगे, चौथी में भी होंगे और पांचवी में भी होंगे। तो इस प्रकार से नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, नाभिक की जो कक्षाएं हैं उनके पास में क्या होती है? ऊर्जा होती है। नाभिक की प्रत्येक कक्षा के पास में अपनी ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा स्तर होते हैं। और यदि हम किसी मूल अवस्था है, मूल कक्षा को लेते हैं, उसमें भी कई उप कक्षाएं होती हैं। जैसे हमको पढ़ते हैं कि एसपीडीएफ जो मतलब सब ऑर्बिट होते हैं, तो वो उसकी मूल कक्षा की उप कक्षाएं कहलाती हैं, सब ऑर्बिट, जिनके पास भी अपने अपने ऊर्जा स्तर होते हैं। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जब अलग से ऊर्जा दी जाती है तो वह कहां चला जाता है? यहां से एमिट होकर वह उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। तो हमने इसको अलग से एनर्जी दिया, इसको हमने स्टिमुलेट किया, उत्तेजित किया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षा को छोड़कर एनर्जी प्राप्त करके कहां चला जाता है? ये उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहता है कि वह फिर से अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास करता है या मूल कक्षा में आने का प्रयास करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेके कहां जाता है? अपनी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है। उसके बाद में ये तुरंत अपनी मूल कक्षा में या मूल अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो यहाँ से क्या होगा? रिटर्न होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जब रिटर्न होता है उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से, तो यह कुछ विकिरण, कुछ वेव्स के रूप में विकिरण जो है वो इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। जब यह उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली अपनी कक्षा में आता है तो यह कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है। वह जो ऊर्जा होती है वो विकिरण के रूप में होती है, रेडिएशन के रूप में होती है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो क्या होगी? यहाँ से उत्सर्जित होती है और जो इलेक्ट्रॉन है फिर से अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे उत्सर्जित हुई है इसको हम बोलते हैं क्वांटा या फोटॉन बोलते हैं इसको। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जब चैप्टर आएगा उसमें बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल बता रहे हैं आपको कि जब इसको हमने
एनर्जी दिया, इसने एनर्जी गेन किया, उच्च ऊर्जा में गया, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से पुनः ये वापस अपनी मूल अवस्था में आता है, तो ये यहाँ से कुछ विकिरण या ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, उसको हमने यहाँ पे बताया। तो ये जो विकिरण या ऊर्जा है, ये ऊर्जा उसको कहाँ से मिली थी? ये ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसको हमने उसको दिया था। हमने जो ऊर्जा दिया था उसी ऊर्जा को ये क्या करता है? उत्सर्जित करता है। परंतु जब ये उत्सर्जित करता है तो इसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है, इस विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी परमाणु को स्टिमुलेट करते हैं तो वह हमको क्या देता है? विकिरण देता है, जिसकी कुछ ना कुछ निश्चित आवृत्ति होती है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं तो इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए एटॉमिक क्लॉक में हमने एक तत्व लिया है, एलिमेंट, जिसका नाम है सीजियम। सीजियम 133, सीजियम 133, ये सीजियम का एक आइसोटोप है। आइसोटोप मीन्स समस्थानिक है। तो इस समस्थानिक का उपयोग करके परमाणु घड़ी बनाई गई है। तो उसमें क्या होता है कि परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूल अवस्था से अति सूक्ष्म अवस्था स्तरों के संक्रमण में, मतलब मूल अवस्था से जब उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में जाता है और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो विकिरण उत्सर्जित करता है उसकी कंपनों की संख्या, उसके जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन जो होते हैं वो इतने होते हैं। इतने वाइब्रेशन करने में जो लगा समय होता है क्या कहलाता है? 1 सेकंड कहलाता है। इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। तो ये यहाँ पर देखिए आप लोग, 1 सेकंड व समयांतर जो कि सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के संक्रमण के संगत विकिरण की कंपन संख्या इतनी होती है। मतलब संक्रमण मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जाना क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। उसी क्रम में जब विकिरण उत्सर्जित होता है तो उसकी कंपन संख्या कितनी होनी चाहिए? वाइब्रेशन नंबर इतनी होना चाहिए, 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770। ये बहुत बड़ी राशि है। तो इसलिए इसके आधार पे हमने क्या किया है? परमाणु घड़ी का निर्माण किया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम कोई दूसरा एलिमेंट न ले सकते थे क्या? सीजियम 133 क्यों लिए हमने? तो सीजियम 133 इसलिए लिए क्योंकि 1 सेकंड में इससे जो कंपन हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें जो समय का मान है वो हम शुद्धता से, बहुत अच्छी शुद्धता, बहुत अधिक शुद्धता से उसका मापन कर सकते हैं। जितने ज्यादा कंपनों की संख्या होगी उतनी ज्यादा से उसका शुद्धता का मान निकाला जाएगा और उसका जो दोलित्र बनता है ऑसिलेटर वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सीजियम 133 परमाणु का उपयोग करते हैं। यदि दूसरा परमाणु लेंगे तो उसकी जो विकिरण के कंपनों की संख्या है वो कम होगी, और कम होगी तो उसकी शुद्धता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो शुद्धता कम होगी तो फिर वही है जो क्लॉक होंगी, तो फिर हमें सही समय, करेक्ट समय नहीं बता पाएंगे, जिससे कि हमें फिर वही प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा तो वही है कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो क्लॉक बनाया जाता है तो उसका प्रोसेसर भी होता है, वो भी काम करता है, पर उसमें जो समय है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 2 घड़ियों का समय थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस हो सकता है। इसलिए उसकी जगह में हमने ये वाला एक नया तरीका बनाया है वैज्ञानिकों ने। और यह जो परिभाषा है ये पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में सर्वमान है। सभी जगह आप किसी भी ग्रह में जाओगे तो ये परिभाषा वहां पर लागू हो जाएगी, क्योंकि सीजियम तो चाहे आप पृथ्वी में माइन से निकालो, उसको पृथ्वी में से निकालो, पृथ्वी के पटल से निकालो, या फिर और किसी ग्रह में जाकर निकालो, वो तो सीजियम ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसलिए इसको बनाया गया है। तो ये होगा इसकी परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है तापमान और ताप का मात्रा। ताप देखते हैं हम अपने चारों तरफ, कोई वस्तु कितनी गर्म है, कोई वस्तु कितनी ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म है, कोई वस्तु कितनी ठंडी है। इसको बताने के लिए हमने एक राशि माना है जिसको क्या बोलते हैं? हम ताप बोलते हैं। कोई वस्तु की गर्माहट या उसकी ठंडाहट को बताने के लिए एक राशि मानी गई है फिजिक्स में, भौतिक राशि, जिसको हम बोलते हैं ताप या तापमान। तो इसका मात्रक जो होता है अंतरराष्ट्रीय स्केल में एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है। और जो ताप की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल का हिमांक तथा क्वथनांक के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल के क्वथनांक तथा हिमांक के अंतर के 100वें भाग को क्या कहते हैं? हम 1 केल्विन कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसको किस प्रकार निर्धारित किया गया है ताप को।
तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक थर्मामीटर बनाया तापमापी, और उसमें उन्होंने एक कहना चाहिए कि पारा रख दिया। देखोगे आपने जो मतलब पारा होता है मरकरी, उसको भरा जाता है थर्मामीटर, नॉर्मल थर्मामीटर जो होता है उसमें भरा जाता है। तो उन्होंने देखा कि जब वो थर्मामीटर में उसको भरते हैं और उससे स्केल बना लिया, उन्होंने देखा कि जल जहाँ पे जमता है, जल जब द्रव अवस्था से बर्फ अवस्था में जाता है, ठोस मतलब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाता है, मतलब द्रव पानी जो है, जल जो है वह बर्फ बन जाता है। तो जिस पॉइंट पर वह बर्फ बनने की प्रक्रिया चालू होती है ना, जमता है, तो उसको उन्होंने क्या किया, पॉइंट कर लिया, उस भाग को उन्होंने पॉइंट कर लिया कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जल जो है वह जम रहा है, मतलब बर्फ बन जा रहा है। और उन्होंने क्या किया, पानी को बॉयल किया, उबाला पानी को, और उसके बाद में देखा कि पानी जो है एक पॉइंट पे जो है क्या हो जा रहा है, वो गैस बन जा रहा है ना, द्रव जो है गैस बन जाता है जब उबलता है, वाष्प देखोगे आपने। तो एक निश्चित पॉइंट पे क्या हो रहा है, द्रव गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको उन्होंने पॉइंट आउट कर लिया। और एक निश्चित पॉइंट पे जो द्रव है वह ठोस में बदल जा रहा है, मतलब बर्फ में, तो उसको यहाँ पॉइंट आउट कर लिया उन्होंने। तो इस बिंदु को क्या बोला गया है, हिमांक, इसको क्या बोला गया है, हिमांक, और इसको क्या बोला गया है, क्वथनांक। इसको क्या कहा गया है, क्वथनांक। तो ये हिमांक और क्वथनांक पॉइंट हो गए। अब साइंटिस्टों ने क्या किया, ये जो दो पॉइंट मिले हैं, इन दो पॉइंट के बराबर 100 भाग बना दिए। कितने भाग बना दिए, बराबर 100 भाग बना दिए। यहां से बिल्कुल 100 भाग बना दो आप, 1 से 2 तक बिल्कुल बराबर बराबर, इस प्रकार से बराबर बराबर 100 भाग बनाएंगे। और इसका जो एक भाग होगा, इसका जो एक भाग होगा, इसको मान लिया गया 1 डिग्री सेल्सियस। क्या माना गया इसको, 1 डिग्री सेल्सियस। जो एक भाग होता है सबसे छोटा भाग, इसको क्या माना गया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमारा सेल्सियस पैमाना था। इसी प्रकार से केल्विन पैमाना बनाया गया, उसमें भी क्या किया गया, जल के हिमांक को पॉइंट आउट किया गया, जल के क्वथनांक को पॉइंट आउट किया गया, दोनों के बीच में 100 खाने भी बनाए गए, और उसका भी जो एक भाग है उसको क्या माना गया है, 1 केल्विन माना गया है। दो सबसे छोटे भागों के बीच की दूरी जो है उसको 1 केल्विन माना गया है। तो जो सेल्सियस स्केल है और जो केल्विन स्केल है, दोनों में वही प्रोसेस है कि दो पॉइंट के बीच में 100 खाने होते हैं, इसलिए दोनों के लिए लागू होता है। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, ताप के पैमाने का निर्धारण और 1 केल्विन को बताया गया है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा ताप के बारे में और समय के बारे में। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाएं जो कि शिक्षा से वंचित है, जिसको किसी प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पा रही है या कोई ना कोई कारण से वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है। यही आपसे निवेदन है कि उस विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।